अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े होकर तहरीक इंसाफ वाले किस किस्म के नारे लगाते रहे, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बिलावल साहब ने कहा कि किसी का बाप भी 18वीं आईनी तरमीम खत्म नहीं कर सकता, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जब गालबन वोट वगैरह डालकर वापस जा रहे थे तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने उनसे मिलने की कोशिश की, जिस वक्त उनको आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला धक्का देके पीछे करने की कोशिश कर रहा है। ये पंजाब पुलिस का कोई ऑफिसर है जो कौमी असेंबली की इमारत के अंदर यहाँ पे मियाँ साहब आए हुए थे, जहाँ पे उनकी गाड़ी के पास खड़ा है। और यकीनन ये मियाँ साहब का सरकारी जो प्रोटोकॉल था उसका हिस्सा था। अब मियाँ साहब तो एक MNA है, उनके साथ इतना ज्यादा प्रोटोकॉल, जिसमें पंजाब पुलिस के अफसरान भी थे, और पंजाब पुलिस का ये जो अफसर है ये सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को बाकायदा धक्का दे रहा है कि भाई आप आगे ना आए। फिर सेनेटर साहब ने इसको धक्का दिया और वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी मियाँ साहब से हाथ उनका वो नहीं मिला सके हाथ। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि इतनी बड़ी जमात के ये रहनुमा है और ये इतने बड़े सेनेटर है अफनानुल्लाह साहब, लेकिन इनको भी मियाँ साहब के करीब नहीं जाने दिया जा रहा। और कहां पे? कौमी असेंबली की इमारत के अंदर ये हालत है, तो आम बंदा इन लोगों के करीब किस तरह जाए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के अंदर मियाँ साहब ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, 27वीं आईनी तरमीम पास भी हो गई। मियाँ साहब के सामने खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले किस किस्म के नारे लगाते रहे, ये जरा आप भी सुनिए। नंबर 804 हुआ नवाज बीमार, नंबर 804 हुआ नवाज बीमार, नंबर 804। जी, आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि वो जिसकी वजह से नवाज हुआ बीमार और ये और वो कैदी नंबर 804, तो वहां पे इस किस्म के नारे लगते रहे। अच्छा, मियाँ साहब तो वोट डालने आ गए, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि मियाँ साहब आ ही जाएंगे, लेकिन हमजा शहबाज साहब नहीं आए, उन्होंने आके वोट नहीं डाला। उसके बावजूद तरमीम जो है वो पास हो गई। वहां पर फिर वजीर आजम साहब ने भी तकरीर की, बहुत सारे अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की, लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया। अब उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस हो रही है, सोशल मीडिया पर भी सहाफी भी उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरमीम हुई है कौमी असेंबली के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने क्यों शुक्रिया अदा किया? मेरे ख्याल में काफी ज्यादा प्रेशर यकीनन अदलिया के ऊपर भी था। मोजिज जज साहिबान लेटर लिख रहे थे, सीनियर जो वकील है वो लेटर्स लिख रहे थे, माजी में जज रहने वाली शख्सियात गुफ्तगू कर रही थी कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को महकूम बना देगी एग्जेक्टिव का। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए, तमाम जज साहिबान से मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वैसा नहीं किया और फिर पार्लियामेंट के अंदर ये तरमीम पास हो गई। जब 26वीं आईनी तरमीम आई और तीसरे नंबर से याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद इस चीज में कोई इबहाम है कि अब अदलिया की तरफ से कोई बहुत ज्यादा एडवेंचर का मुजाहरा किया जाएगा या अदलिया जो है कोई ऐसा इकदाम उठाएगी जिसकी वजह से इस हुकूमत को किसी किस्म की सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम भी पास हो गई, आईनी बेंच भी बन गया, अब आईनी अदालत भी बनने जा रही है। तो वो लोग जो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे वो मेरे ख्याल में उनकी उम्मीदें उस तरह फिर पूरी नहीं हो सकी। और उसके साथ साथ शायद हुकूमत को भी कोई खदशा था कि अदलिया ये ना हो कि कोई इसके ऊपर वो एक्शन ले लें, कोई इसके हवाले से कोई स्टे ऑर्डर वगैरह दे दें, कोई फुल कोर्ट इजलास बुला लिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जिसके ऊपर फिर वजीर आजम साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन आइन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा किया। बिलावल साहब ने जो तकरीर की उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि आप कोई सो मोटो नहीं होगा। बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि आप अदलिया की कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, कोई ऐसा सो मोटो नहीं ले सकती जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। माजी में आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि लेटर लिखा जाए स्विट्जरलैंड को, जहां पर मुबैना तौर पर जरदारी खानदान के भुट्टो खानदान का पैसा पड़ा हुआ था, लेकिन लेटर नहीं लिखा गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर जाना पड़ा और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दिया गया उस वक्त नवाज शरीफ साहब जलसों में खड़े होकर कहते थे कि ये कोई जंगल का मुआशरा नहीं है, ये इंसानों का मुआशरा है, तुम्हें अदालत ने नाअहल कर दिया है, तुम घर जाओ। उस वक्त वो ये मुतालबे करते थे। अब उनका यकीनन जो सारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल चुका है। एनीवे, बिलावल साहब ने वहां पे खड़े होकर ये भी कहा कि किसी का बाप भी जो है वो 18वीं आईनी तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। सारे उन्होंने डायलॉग बोले। और आजकल मैं देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी का जो सोशल मीडिया है, उनके ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स वगैरह है, उस पर बिलावल की स्लो मो वाली जो है वो चल रही होती है वीडियोज,
वो उन्होंने पेंट कोट पहना हुआ है, एनके वो उतारते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे रत्ती बराबर नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के नौजवान से या पाकिस्तान की आवाम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। टोटल आपको डिस्कनेक्ट नजर आता है। पर एनीवे, जो उन्होंने ये कहा कि किसी का बाप भी 18वीं आईनी तरमीम को जो है खत्म नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल वाजे है, जिस नहज पे पीपल्स पार्टी पहुंच गई है, वो किसी और का बाप क्या करेगा। इनके अपने जो वालिद साहब हैं, उनका जो किरदार है, जो जरदारी साहब का किरदार है, वो मेरे ख्याल में कोई और वाकई अदा नहीं कर सकता था। जैसे पीपल्स पार्टी को इन्होंने महदूद किया, जिस हद तक महदूद किया, अब हालत देख लें कि ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन और भुट्टो के सियासी वारिस इकट्ठे बैठ के आईने पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। और ये इनके अपने दोस्त भी कह रहे हैं, इनके अपने रुफका भी कह रहे हैं। एनीवे, अब ये तरमीम हो गई है, तो आप देखते हैं कि इसकी वजह से मुल्क में कैसे इंसाफ का बोलबाला होता है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि इंसाफ के बड़े मसाइल थे, अदलिया के बड़े मसाइल थे, और इसी वजह से ये सारी तरामीम वगैरह की गई हैं। तो आप देखते हैं जनाब कि इन तरामीम से आम बंदे को कितना फायदा होता है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उसकी वजह से यहाँ पे दौरे पे आई हुई श्रीलंका की टीम ने ये कहा है कि हम वापस जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त आधी रात से ज्यादा का टाइम हो चुका है, और इस वक्त तक की जो खबर ये है कि श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ी, यानी तकरीबन 7 से 8 खिलाड़ियों ने यह फैसला कर लिया है कि वो हर हालत में वापस जाएंगे, और कुछ खिलाड़ी और मैनेजमेंट जो है वो इधर ही है, और पाकिस्तान उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप ना जाएं। अब जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए वो हमारे सामने है। इस्लामाबाद के अंदर भी एक खुदकुश हमला हुआ, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे फुटप्रिंट आपको हमसाया मुमालिक से जाके मिलते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन वगैरह सामने आ रही है कि किस किस्म की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, भारत का उसमें क्या किरदार है, अफगानिस्तान की सरजमीन कैसे इस्तेमाल होती है। बहुत सारी तफसीलात हैं जो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं। पर एनीवे, सिचुएशन इस नहज पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान में आई हुई एक क्रिकेट टीम वापस जाने की बात कर रही है। पहले भी आपको याद होगा कि श्रीलंका की टीम जब यहां पे आई थी, उन पे एक दहशतगर्दाना हमला हुआ था। उसमें कौन लोग मुलविस थे, उसका फुटप्रिंट भी भारत से मिलता था। उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट एक तरह से चला गया, और अब दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरीके से पाकिस्तान में बहाल हुआ है, इंडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ है। और आपने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया, कैसे सियासत को इन्वॉल्व किया, हाथ मिलाने से इनकार किया। तो इनकी तो बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो। अब इन वाकयात के अंदर उनका कितना हाथ है, ये तो हमारी हुकूमत ही बता सकती है, वही कोई सबूत वगैरह सामने रखेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का इस हवाले से जो रवैया रहा है वो इंतहाई मायूस कुन रहा है, और हमेशा उन्होंने मनफी किरदार अदा किया है। ये सामने आप देख सकते हैं जनाब, ये डॉन न्यूज की खबर है, एक खबर छपी हुई है, और ये उसका स्क्रीनशॉट कल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चल रहा था। अब डॉन का जो अखबार छपा है, ये उसकी एक न्यूज स्टोरी है, और इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। इफ यू वॉन्ट, आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल वर्जन विद पंची वन लाइन स्टैट्स and a bold infographic ready layout, perfect for maximum reader impact. Do you want me to do that next? ऐसे कौन पूछता है? चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब लगता ही है कि ये खबर जिसने भी बनाई है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है, एआई का सहारा लिया है, और ये चीज बीच में आ गई और उसी तरह उसको छाप दिया गया। अब ये एक बड़ा मोतबर अखबार है पाकिस्तान का डॉन, अगर वहां पे ये हालत है कि चैट जीपीटी से अब खबर लिखवाना या उसमें कोई चीज ऐड करवाना और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करवाना, उसमें कोई ऐसा मुजाहिका नहीं है। आप बेसिक चीजें डाल दें और चैट जीपीटी को कहें कि इसका कोई इन्फोग्राफिक बना दें या इसको कोई ये चीज बना दें, वो एआई को आप अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो भी सब एडिटर था या जो भी बंदा बैठा हुआ था, उसने टोटली इसको इग्नोर कर दिया और बस ऐसे ही छाप दिया। तो ये वही चीज है, जैसे अखबारात में ये खबर छपी है, वैसे ही 27वीं आईनी तरमीम की जो शिकें हैं वो मेजॉरिटी लोगों ने पढ़ी नहीं, चाहे उनका ताल्लुक कौमी असेंबली से हो या सेनेट से हो, बस उन्होंने ऐसे ही जाने दिया है। वो भी एक एआई वर्जन ही था और ये भी एक एआई वर्जन है, और इसमें जैसे पूछा जा रहा है कि यू वांट मी टू डू दैट नेक्स्ट, और मेरे ख्याल में वहां पे भी ऐसा ही होता है कि अब आप चाहते हैं कि हम आगे ये कर दें, तो उसी तरह वहां पे भी हो रही है तरामीम और यहाँ पे भी खबरें ऐसे ही चल रही हैं।
अच्छा जी, कल खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन जरगा हुआ उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। मुख्तलिफ सियासी जमातें वहां पे मौजूद थी, बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे और अच्छा हुआ, डिस्कशन हुई, सियासी जमातों ने गुफ्तगू की। वहां पे एक चीज मैंने देखी, सोशल मीडिया पे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल है कि पीटीएम के जो नुमाइंदे थे, जब कौमी तराना वहां पे पढ़ा गया वो खड़े नहीं हुए। मुझे समझ नहीं आई कि कौमी तराने से उनको क्या इशू है। अगर वहां पे पीटीआई का कोई तराना होता, नून लीग का कोई तराना होता, उसके साथ साथ एएनपी का कोई तराना होता या किसी और जमात का कोई तराना होता तो उसके ऊपर तो इख्तलाफ हो सकता है, आपस में हम सब लोग एक दूसरे पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौमी तराने के ऊपर उन्होंने खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा पीटीएम वालों ने। ये मेरी समझ से बालातर है। ऐसे इसमें कौन सी ऐसी चीज थी, आप क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। मे भी उनके पास कोई इसके ऊपर कोई रैशनल हो, कोई इसका कोई रीजन वो दे सकें, लेकिन वो काफी जो है हैरानकुन विजुअल्स थे कि पाकिस्तान की एक सूबे की असेंबली है, वहां पे सब लोग खड़े हैं, सारी जमातें वहां पे मौजूद हैं, सब लोग कौमी तराना पढ़ रहे हैं, लेकिन दो मोजिज जो नुमाइंदे थे पीटीएम के, उन्होंने वहां पे खड़ा होना मुनासिब नहीं समझा। वलालम हो सकता है कि उनमें किसी को कोई इशू हो, कोई उनकी टांग में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कोई कुछ भी मसला हो सकता है, तो इस वजह से मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा। लेकिन वो जो मैंने चीज देखी सोशल मीडिया पर, काफी ज्यादा उस हवाले से बहस हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा जी, एमल वली खान साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था गुज़िश्ता रात में, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूं। आई नेवर एक्सेप्टेड और एक्सेप्ट द टीटीए एज द ट्रू फेस ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि मैंने तहरीके तालिबान जो अफगानिस्तान है उनको कभी भी अफगान लोगों का हकीकी चेहरा नहीं माना या उनका नुमाइंदा नहीं माना। आगे वो लिखते हैं, सिमिलरली आई डोंट एक्सेप्ट पीटीआई स्ट्रोक टीटीपी एज द ट्रू फेस ऑफ पीपल ऑफ पख्तूनख्वा। वो ये कह रहे हैं इसी तरह मैं पीटीआई को और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पख्तूनख्वा के लोगों का नुमाइंदा या उनका चेहरा जो है नहीं मानता। अब पीटीआई को आप टीटीपी से कैसे जोड़ सकते हैं? अब ये वो पख्तूनख्वा के लोगों के नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह खुद जो है ये बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होके आए हुए, पहली दफा सेनेट में आए और बलोचिस्तान से मुंतखब होके आए, पर हम फिर भी इनको जो है वो पख्तूनख्वा के लोग जो हैं उनका नुमाइंदा भी मानते हैं, उनका चेहरा भी मानते हैं और वैसे भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एमल वली खान साहब जो है, एक उनका जो सियासी खानदान है, उनकी एक सियासी तारीख है, माजी में इस जमात के साथ भी बहुत सारी ज्यादतियां होती रही। भुट्टो साहब ने इनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की, वली खान साहब को जेल में डाला गया। उस वक्त जो नेशनल अवामी पार्टी थी, नैब थी, उस पर पाबंदी लगाई गई, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाया गया, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलाए गए, हबीब जालिब साहब के ऊपर भी मुकदमा चलाया गया, जिसकी नज़में जनाब आजकल ये लोग सारे पढ़ते हैं हमारे हुक्मरान, उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। कहा गया कि ये सब लोग नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग गई। बाद में फिर वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। लेकिन आज जो है उनके जो वारिस हैं वो पीटीआई को टीटीपी के साथ जोड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट को वो कितनी ज्यादा इज्जत देते हैं। इनको उधर कितना वोट पड़ा है और उन्हें कितना वोट पड़ा है। इलेक्शन की रात को ये क्या तैयारियां करके फिरते रहे, कितना पैसा किधर पड़ा हुआ था, फॉर्म 45 कहां से आना था, 47 की किसने बात की थी, किस स्टेडियम में किसको किसने बुलाया था, वो एक लंबी दास्तान है, वो किसी दिन कभी आपको सुनाएंगे। पर एनीवे वो ये कहते हैं कि वो पीटीआई को, टीटीपी को, पख्तूनख्वा के लोगों का चेहरा नहीं मानते। आगे उन्होंने लिखा है, वी द नेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर आर वे मोर डिफरेंट। वो ये कह रहे हैं कि हम जो पख्तून कौम है, दोनों साइड के जो बॉर्डर के दोनों साइड के लोग हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। Someone accept it or not, this is a fact। कोई माने या ना माने ये एक हकीकत है, ये हकीकत पर मबनी एक बयानिया है। They all are projects of the West to make sure that this all area is made a living hell। वो ये कह रहे हैं जनाब ये मगरिब की साजिश है और इस एरिया के खिलाफ ये साजिश है, क्योंकि इस एरिया को वो जहन्नम बनाना चाहते हैं। लेकिन वो सारी बातें जो भी हैं उनकी वो एक अलग चीज है। लेकिन वो ये जो उन्होंने बात की कि टीटीपी और पीटीआई को जोड़ दिया और उनको वो हकीकी नुमाइंदा नहीं मानते, उनका चेहरा नहीं मानते, तो मेरे ख्याल में जो ये बलोचिस्तान के हमारे मोजिज सेनेटर हैं वो किसका चेहरा मानते हैं या किसका नुमाइंदा मानते हैं, ये मोहतरम एमल वली खान साहब का हक है। ये हक हम उनसे नहीं ले सकते। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।